लेक्चर नंबर 1 हमारा टेंसेस के ऊपर है। हम टेंसेस को देखेंगे, समझेंगे कि हम कैसे आसान तरीके से इनको समझ सकते हैं और इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आमतौर पर हमें गाइडर कैसे गाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है और हम टेंसेस को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। हम उसकी छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर पास्ट के आ जाते हैं और फिर फ्यूचर के आ जाते हैं। आमतौर पर गाइडर ऐसे हमें गाइड करते हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन क्या होती है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की समझ आती है तो गाइडर हमारे पहुंच जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू की तरफ। जब कंटिन्यू की समझ आना शुरू होती है तो परफेक्ट की तरफ चले जाते हैं। जब तमाम प्रेजेंट की समझ आना शुरू होती है तो वो पास्ट की तरफ होते हैं, और जब पास्ट की समझ आना शुरू होती है तो वो फ्यूचर में चले जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि तमाम के तमाम 12 के 12 टेंसेस मिल जाते हैं ज़हन में, ठीक है, और एक भी टेंस की अच्छे तरीके से समझ हमें आती नहीं है। तो आज जो तरीका हम फॉलो करेंगे वो इस तरीके से चेंज होगा जिसमें हम आसानी से टेंसेस को समझेंगे। लाइक अगर इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको हम रिमूव कर रहे हैं और उस पैटर्न की तरफ चल रहे हैं जिसका आप लोगों के साथ जिक्र किया गया था। और यहाँ पे एक दफा फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को कि हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 जो कि टेंसेस के ऊपर है इंग्लिश का, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहां पे मेंशन कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो 3 हमारे पास चीजें आ चुकी हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और हम थोड़ा सा यहाँ पे लाइन मेंशन कर देते हैं जिसकी वजह से पता चल जाए कौन सी चीज कहां पे डिस्कस होगी और कौन सी चीज कहां पे डिस्कस होगी। ओके, रिकॉग्नाइज, पहचान। पहचान क्या होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? The word or action which happen in present. The word or action which happen in present call it present indefinite tense. Happen का बेसिकली मतलब होता है होना, ठीक है। तो हम तीनों में एक एक लफ्ज को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर हम किसी डेफिनेशन को देखें पास्ट में तो उसकी पहचान क्या होगी? The word or action which happened in past पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब कोई काम या कोई एक्शन जो कि पास्ट में होता था, ठीक है,
तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसी में प्रेजेंट को देखें तो कोई काम या कोई एक्शन प्रेजेंट में होता है, होता था, और फ्यूचर में क्या होगा, होता होगा। The word or action which will happen in future। एक चीज, एक वर्ड जिसको हम हाईलाइट करेंगे, हैपन, हैपेंड और विल हैपन। ये तीन वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं, जिसमें नजर आ सकता है आपको हैपन इन प्रेजेंट है तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हैपेंड इन पास्ट है तो वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। विल हैपन है इन फ्यूचर तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब यहां से एक एक चीज आपने देखी है, हैपन, और अगर ईडी लग जाए आगे तो वो पास्ट में चल जाएगा, अगर हैपन के पहले विल लग गया तो वो फ्यूचर में। तो तीन चीजें हमारे सामने हैं, कोई काम या कोई एक्शन जो प्रेजेंट में होता है तो वो क्या है, प्रेजेंट डेफिनिट, होता था तो वो पास्ट इंडेफिनिट, होता होगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब इसमें आते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज होती है। पास्ट इंडेफिनिट में देखें तो फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड यूज होती है। फ्यूचर में देखें तो फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज होगी। तो तीनों को एक साथ बोलने का मकसद यह होगा, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। और अगर इसको एक्सप्लेन करना हो, हैपन, हैपेंड, विल हैपन। ओके, अब इसके बाद होगा रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ईएस का इजाफा होता है ही, शी, इट या किसी नेम के साथ। इट या किसी नेम के साथ एस या ईएस का इजाफा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जबकि पास्ट में इस तरह का कुछ नहीं होता। अगर आते हैं फ्यूचर में तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, विल और शैल। ठीक है, आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। बट इन एडवांस ग्रामेटिकली रूल के मुताबिक आई और वी के साथ भी विल लग सकता है। ओके, अब यहां तक ये चीज है सिंपल बनाने का तरीका। ठीक है, अब सिंपल में हम एक एग्जांपल लेंगे इसको समझने के लिए, लेकिन उससे पहले एक दफा दोबारा मैं तमाम चीजों को डिस्कस कर दूं। हैपन, हैपेंड और विल हैपन। फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। यहां पे रूल है एस या एस के साथ, ही, शी, इट या किसी नेम के साथ यूज होगा। यहां पे पास्ट में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में होगा विल और शैल। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे। सपोज इजाज यूनिवर्सिटी जाता है। सपोज ये एक सेंटेंस है, इजाज यूनिवर्सिटी जाता है। ही, अब यहां पे देखिए हमने ये देखा था ही, शी, इट या किसी नेम के साथ एस या एस का इजाफा होगा। ठीक है, और यहां पे फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज होगी। तो यहां पे जाना की इंग्लिश होती है गो। अगर हम फर्स्ट फॉर्म को देखें तो गो यहां पे मेंशन कर दिया। अब यहां पे हमारा था ही, शी, इट या किसी नेम के साथ एस या एस का इजाफा होगा, इसलिए ईएस आगे आएगा। ही गोज टू यूनिवर्सिटी।
यहां पे ही मैंने वर्ड मेंशन किया है, यहां पे इजाज का वर्ड आएगा। इजाज गोज टू यूनिवर्सिटी। अगर इसी सेंटेंस को यहां पे लाया जाए पास्ट में, तो इजाज यूनिवर्सिटी जाता था। इसको हम देखेंगे इजाज। अब यहां पे देखेंगे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में यूज करनी है, ठीक है। तो गो, वेंट, गॉन। वेंट क्योंकि सेकंड फॉर्म है इसलिए वेंट यहां पे आएगा। इजाज वेंट टू यूनिवर्सिटी। अगर हम इसी सेंटेंस को फ्यूचर में देखें तो इजाज यूनिवर्सिटी जाता होगा। इसको ट्रांसलेट करेंगे, इजाज यहां पे हमारा था फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हमारे यूज होने थे ही, शी, इट या किसी आई और वी के साथ शेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो यहां पे चूंकि नेम है इसलिए विल आएगा। इजाज विल फर्स्ट फॉर्म गो टू यूनिवर्सिटी। दैट्स इट। ये एक सिंपल बनाने का तरीकाकार है। अगर हम इसी रूल को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, आसानी से हम इसे कवर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव कि ये सिंपल बनाया तो ये एग्जाम्पल के साथ आपके सामने आ गया। अब देखते हैं कि नेगेटिव करने के लिए क्या किया जाता है। नेगेटिव को एक्सप्लेन करेंगे अभी हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव करने के लिए रूल होता है डू नॉट या डज नॉट। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं इसके साथ ही डू नॉट या डज नॉट। सपोज अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव करते हैं तो डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल होगा। ये वही चीज है, ही, शी, इट या किसी नेम के साथ हमने डज का इस्तेमाल करना है, बाकी सबके साथ डू का करना है। तो इसकी एक पहचान हम रखेंगे, लाइक इसकी एक डेफिनेशन के नेगेटिव बनाने के लिए डेफिनेशन क्या हम यूज करेंगे। तो डू नॉट या डज नॉट will come after the subject। सब्जेक्ट चूंकि हमारा इसी सेंटेंस को देखें तो ही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, डू नॉट या डज नॉट। सपोज अगर यही सेंटेंस है, हम देखते हैं कि डू नॉट या डज नॉट विल कम आफ्टर द सब्जेक्ट, ठीक है। इसी की एग्जांपल देखते हैं। तो इसी सेंटेंस को देखें, इजाज यूनिवर्सिटी नहीं जाता है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो डू नॉट या डज नॉट का रूल इस्तेमाल करते हुए कि अगर ही, शी, इट या कोई नेम है तो डज आएगा, बाकी सबके साथ डू आएगा। तो यही सेंटेंस है, इजाज, ठीक है, डज नॉट फर्स्ट फॉर्म गो टू यूनिवर्सिटी। यहां पे ये सेंटेंस देखें तो दोबारा मैं आपके साथ मेंशन कर रहा हूं, डू नॉट या डज नॉट आपने नेगेटिव बनाते हुए इस्तेमाल करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लाइक यहां पे डू नॉट या डज नॉट विल कम आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होगा। तो जैसे कि ये है, इजाज डज नॉट गो टू यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। अगर हम इसी सेंटेंस को यहां पे फॉलो करें तो यहां पे सेम कंडीशन चीजें होंगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी जब आपने पास्ट में नेगेटिव करना है। लाइक
सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। यहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, डिड नॉट, जैसा कि प्रेजेंट में था ये डू नॉट या डज नॉट, यहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा डिड नॉट, जस्ट एक ही होगा और उसी को एक्सप्लेन करेंगे। डिड नॉट विल कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, सॉरी आफ्टर द सब्जेक्ट होगा यहां पे। Did not will come after the subject, के सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब हमारा नेगेटिव बनाने के लिए यूज होगा वो डिड नॉट इस्तेमाल होगा। जैसे कि इसी सेंटेंस को देखा जाए जो ऊपर लिखा हुआ है, एजाज यूनिवर्सिटी जाता था। अब यहाँ पे एक चीज है कि हमने यहाँ पे सिंपल बनाने के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड यूज की थी। जब हमने इसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव करना है तो यही फॉर्म सेकंड से फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब आपने नेगेटिव या इंटेरोगेटिव करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, तो जैसे कि सिंपल बनाने के लिए आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की थी, जब आपने इसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव करना है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब के साथ। एग्जांपल, एजाज यूनिवर्सिटी नहीं जाता था, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एजाज डिड नॉट, ये डिड नॉट वो जो हेल्पिंग वर्ब थे, फर्स्ट फॉर्म आ गई गो टू यूनिवर्सिटी। एजाज डिड नॉट गो टू यूनिवर्सिटी जब आपने इसे नेगेटिव किया है। अब यहां पे आपने देखेंगे इसकी दो डेफिनेशन है। नंबर वन आपके हेल्पिंग वर्ब है, डिड नॉट विल कम आफ्टर द सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट के बाद, जैसे कि इजाज सब्जेक्ट है तो इसके बाद क्या आ जाएगा डिड नॉट। और यहां पे दूसरी चीज थी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको सेकंड की बजाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी। अगर हम देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, तो इसकी डेफिनेशन हम करेंगे नॉट, सिर्फ यहां पे नॉट यूज होगा, नॉट विल कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल, इसके बाद नॉट लग जाएगा। इसी सेंटेंस को देखें, एजाज यूनिवर्सिटी जाता होगा। सपोज एक सेंटेंस है, जब हमने इसको ट्रांसलेट करना है तो कहेंगे इजाज, ये हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, और नेगेटिव बनाने के लिए जो नॉट इस्तेमाल होना था, इजाज विल नॉट गो टू यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। अब दोबारा नेगेटिव को एक दफा एक्सप्लेन करेंगे कि तीनों टेंसेस में नेगेटिव बनाने के लिए क्या रोल होता है। नेगेटिव बनाने के लिए अगर हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारे ज़हन में होने चाहिए डू नॉट या डज नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट किसके साथ यूज होते हैं और डज नॉट किसके साथ यूज होता है, इसका पता होना चाहिए। जो हमने पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ही शी इट या किसी नेम के साथ डज आएगा, बाकी सबके साथ डू आएगा। ये इसकी एग्जांपल थी, डू नॉट और डज नॉट विल कम आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, डू नॉट या डज नॉट। जिसकी एग्जांपल देखी थी, इजाज यूनिवर्सिटी नहीं जाता है, इजाज डज नॉट गो टू यूनिवर्सिटी।
और जब हमने पास्ट में देखा है नेगेटिव बनाने का तरीका, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट यूज होंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन इसकी ये है, डिड नॉट विल कम आफ्टर दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? डिड नॉट। जैसे कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म। जो ऊपर हमने सेकंड फॉर्म की थी, जब हमने नेगेटिव करना है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म। इसकी एग्जांपल थी, इजाज यूनिवर्सिटी नहीं जाता था, इजाज डिड नॉट गो टू यूनिवर्सिटी। अगर हम देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे अकेला नॉट लगेगा, नॉट विल कम आफ्टर दी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे अगर इजाज यूनिवर्सिटी जाता नहीं जाता होगा, इजाज यूनिवर्सिटी नहीं जाता होगा, इजाज विल नॉट गो टू यूनिवर्सिटी। दैट्स इट। ये दो चीजें आपके सामने हैं, एक है सिंपल बनाने का तरीका, दूसरा है नेगेटिव बनाने का तरीका। अब लास्ट वाला इसमें से है सवालिया, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सवालिया बनाने के लिए क्या होता है? जब हमने बात करी है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, तो सवालिया बनाने के लिए इसकी डेफिनेशन ये होगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे हैं डू या डस। डू या डस will come before the subject। सवालिया बनाने के लिए जो हमारे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थे, वो थे डू या डस। हम इसको सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, जिसकी डेफिनेशन क्या होगी? डू या डस विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। अगर ये सेंटेंस है, क्या इजाज यूनिवर्सिटी जाता है? सपोज ये एक सेंटेंस है सवालिया बनाने के लिए, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, डज इजाज, फर्स्ट फॉर्म थी, गो टू यूनिवर्सिटी, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इस तरह ये एक टेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वो कंप्लीट होता है, जिसमें तीन पार्ट्स हैं, सिंपल बनाना, नेगेटिव बनाना और इंटेरोगेटिव लाइक सवालिया बनाना। अगर इसी सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं, तो इंटेरोगेटिव करने का तरीका क्या होगा? यहां पे भी वही चीज है जो यहां पे मेंशन की है कि सवालिया बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है, लाइक डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि डिड है, वो हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यही सेंटेंस है, क्या इजाज यूनिवर्सिटी जाता था? तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, डिड इजाज गो टू यूनिवर्सिटी, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अगर हम करें सवालिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हमारे हैं विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हमारे विल और शैल है, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। मिसाल के तौर पर, क्या इजाज यूनिवर्सिटी जाता होगा?
दोनों तरफ से इसको देख सकते हैं, क्या जज यूनिवर्सिटी गया या जाता होगा, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, will just go to university और enter question mark। ये इस तरह एक इंडेफिनिट का टेंस कंप्लीट होता है, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो तीन उसके पार्ट्स बनते हैं और एक टेंस के भी तीन ही पार्ट्स होते हैं। लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसकी इंडेफिनिट की मैं एग्जांपल देते हुए बता रहा हूं कि तीन इसके पार्ट्स हैं। अगर हम देखें सिर्फ इंडेफिनिट को तो उसके तीन पार्ट्स हैं, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तीन पार्ट्स हैं इंडेफिनिट के, और अगर उनमें से किसी एक को उठाएं, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट है या फ्यूचर है, उस टेंस के भी तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, जो आपके सामने है कि उसका तरीकाकार क्या है एक्सप्लेन करने का या वजाहत करने का, ठीक है। यहां तक ओके है, कंफ्यूजन है, ठीक है, तो उसको देख लिया जाता है। यहां तक ओके, तो फिर आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक दफा फिर मैं दोबारा चीज आप लोगों को इसको मेंशन कर दूं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हैपन आएगा, पास्ट में हैपन होगा और फ्यूचर में विल हैपन होगा। अगर हम देखें फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट। रूल देखें, ही, शी, इट या किसी नेम के साथ एस या यस का इजाफा होगा। पास्ट में देखें तो इस तरह का चीज कुछ भी डिस्कस नहीं होती। फ्यूचर में आए तो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल इस्तेमाल होगा। ये सिंपल बनाने की एक एग्जांपल भी दी गई है। नेगेटिव करें तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट आता है, ठीक है, और जिसकी डेफिनेशन और उसकी एक एग्जांपल बयान की गई है। अगर हम देखें पास्ट में तो यहाँ पे नेगेटिव करने के लिए डिड नॉट इस्तेमाल होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, जिसकी एग्जांपल और डेफिनेशन बताई गई है, और फॉर्म के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म चेंज होती है, फर्स्ट फॉर्म में नेगेटिव या इंटेरोगेटिव। जब हम आते हैं फ्यूचर की तरफ तो यहाँ पे अकेला नॉट यूज होता है जो सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। अगर हम देखें इंटेरोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब जैसे कि डू या डज है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, जिसकी डेफिनेशन और एग्जांपल लिखी गई है यहाँ पे। इसके बाद अगर आते हैं पास्ट की तरफ तो यहाँ भी वही है, हेल्पिंग वर्ब जो कि है डिड, ठीक है, डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, जहां पे यहाँ पे एग्जांपल और उसकी डेफिनेशन बताई गई है। इसी तरह फ्यूचर में भी ऐसे ही है कि जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे विल है या शैल है वो सब्जेक्ट से पहले आता है, जिसकी डेफिनेशन और एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। ये थे इंडेफिनिट टेंस के। अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर के। फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा ताकि हम आगे टेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जगह बना सकें। ओके, तो अब वापस आते हैं हम कंटिन्यू की तरफ। अब जिस तरह पहले डिस्कस किया है इसी तरह कंटिन्यू के टेंसेस को हमने देखना है प्रेजेंट में, कंटिन्यू के टेंस को देखना है हमने पास्ट में, और कंटिन्यू के टेंस को हमने देखना है फ्यूचर में। तो डिस्कस करते हैं उसको। सबसे पहले है
प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पास्ट कंटिन्यू टेंस फ्यूचर कंटिन्यू टेंस ओके हम इसको एक्सप्लेन करते हुए आएंगे। सबसे पहले सपोज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, तो कंटिन्यू का मकसद और मतलब बेसिकली क्या होता है? जारी। ठीक है, कंटिन्यू का मकसद और मतलब क्या होता है? जारी। तो प्रेजेंट में आमतौर पर ये समझा जाता है कि ऐसा काम या कोई एक्शन जो कि प्रेजेंट में कंटिन्यू है, लाइक जारी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रिकॉग्नाइज इसे कैसे किया जाएगा? द वर्ड का एक्शन which is continue in present. The word correction which is continue. The word correction which is continue in present काले present continue tense. तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा इस कंटिन्यू को। इस कंटिन्यू का मतलब क्या होगा कि प्रेजेंट में कंटिन्यू है, ऐसा कोई काम या कोई एक्शन जो कि प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अगर इसी की डेफिनेशन को देखा जाए यहां पे, तो द वर्ड करेक्शन which word continue in past काले past continue tense, और इसको हाईलाइट कर देंगे वर्ड कंटिन्यू। तो दो चीजें आपके सामने आ गई, इस कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू है, वर्ड कंटिन्यू है तो वो पास्ट कंटिन्यू। अगर हम देखें फ्यूचर में, the word correction the word or action which will continue in future काले future continue tense। तीन चीजें आपके सामने आ गई हैं। इस कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू है, वर्ड कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यू है, अगर विल कंटिन्यू है तो वो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है। लुक गाइस, दिस इज ए 21st सेंचुरी, लर्न थिंग्स इन न्यू स्टाइल इन न्यू टेक्निक। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम पीछे गए तो हमें सिखाया जाता था एंड पे ताती थे रहा रही रहे आ जाए तो ये इसका सेंटेंस की पहचान कहलाती है। बट जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि ये 21st सेंचुरी है, तो हमें चीज़ों को नए अंदाज में नए तरीके के साथ समझना है और आगे पहुंचाना है। तो हम इसको डिस्कस करते हुए आएंगे। जैसे कि पहचान हमारे सामने आ गई है, इस कंटिन्यू, वर्ड कंटिन्यू एंड विल कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको सिंपल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती है, लाइक सिंपल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर। आई के साथ हमेशा एम लगता है, ही, शी, इट या किसी नेम के साथ इज लगता है, और बाकी सब के साथ आर यूज होता है। आई के साथ हमेशा एम आता है,
ही शी इट या किसी नेम के साथ इस का वर्ड होगा, बाकी सब के साथ आर का होगा, ठीक है। और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक है। तीन चीजें अभी तक डिस्कस की हैं। सबसे पहले पहचान है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब है। जहां जहां पे कंटिन्यू का वर्ड होगा, वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वहां फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगेगा, जहां जहां पे कंटिन्यू का वर्ड होगा। अगर हम देखें पास्ट में, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? was और were। अब यहां पे भी है कि he she it या किसी नेम के साथ क्या आएगा? was, बाकी सबके साथ were, ठीक है। आमतौर पर क्या देखा जाता है? आई और वी के साथ वर्ड यूज होता है, बाकी सबके साथ was का वर्ड यूज हो जाता है। बट आई और वी was के साथ भी यूज हो सकते हैं। अगर हम इसकी देखेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहां पे भी फॉर्म ऑफ वर्ब सेम होगा, लाइक फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया कि जहां जहां पे कंटिन्यू का वर्ड होगा, वहां पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगेगा। इसी तरह यहां पे है हेल्पिंग वर्ब, यहां पे विल बी और शैल बी। अगेन वही चीज है कि फ्यूचर कंटिन्यू में विल बी और शैल बी किसके साथ यूज होगा? लाइक आई और वी ग्रामेटिकली शैल के साथ, बाकी सबके साथ विल, बट आई और वी विल के साथ भी यूज हो सकते हैं। ओके, ये सिंपल बनाने का तरीकाकार है, ठीक है, जिसमें तीनों टेंसेस में तीन चीजें है सिंपल बनाने के लिए। लाइक सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, कि उसको पता हो कि अगर इस कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू है, अगर वर्ड कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यू है, अगर विल कंटिन्यू है तो वो फ्यूचर कंटिन्यू है। ओके, हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यू है तो इज एम आर, अगर पास्ट कंटिन्यू है तो वो वाज वर, अगर फ्यूचर कंटिन्यू है तो उसमें विल बी और शैल बी यूज होगा। फॉर्म ऑफ वर्ब तीनों में यूज होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, ये सिंपल बनाने का तरीका था। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे ताकि आसानी से हम इसको समझ सकें। मिसाल के तौर पर हम एक फिक्रा लेते हैं, अली लाहौर जा रहा है। सपोज ये एक सेंटेंस है, अली लाहौर जा रहा है। हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो अली, यहां पे हमने ये देखा था कि इस एम आर कहां पे यूज होगा? ही शी या किसी नेम के साथ क्या वर्ड आना था? हेल्पिंग वर्ब एज ए इज। तो अली इज, गो है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, आईएनजी साथ लगेगा तो गोइंग बन जाएगा। अली इज गोइंग टू लाहौर, दैट्स इट। ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यू। अगर हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यू में, तो इसी की एक एग्जांपल देखेंगे। अगर यही एग्जांपल उठाएं तो अली लाहौर जा रहा था, तो इसको देखेंगे अली, यहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब देखने हैं, ही शी इट या किसी नेम के साथ क्या आएगा? ठीक है, अली वाज, फर्स्ट फॉर्म गो है, आईएनजी लगा तो गोइंग। अली वाज गोइंग टू यूनिवर्सिटी। ये सिंपल हो जाएगा। किसका? पास्ट कंटिन्यू टेंस का। अगर इसी से टेंस को देखें, फिक्रे को फ्यूचर कंटिन्यू में, तो यहां पे क्या होगा? इस फिक्रे को देखें, अली लाहौर जा रहा होगा। अली लाहौर जा रहा होगा, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, अली
हेल्पिंग वर्ब हमारे थे विल बी और शैल बी, जो कि यहां पे क्या होगा, अली विल बी गोइंग टू यूनिवर्सिटी, सॉरी गोइंग टू लाहौर। यहां पे यूनिवर्सिटी का वर्ड यूज हो गया है, यहां पे लाहौर का वर्ड आएगा। अली विल बी गोइंग टू लाहौर। ये सिंपल बनाने का तरीकाकार है, जिसको दोबारा आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है तो वहां पे आएगा इज कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू है तो वर्ड कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू है तो विल बी या विल कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यू के हैं इज एम आर, पास्ट कंटिन्यू के हैं वाज वर्ड, फ्यूचर कंटिन्यू के हैं विल बी या शैल बी। इसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब तीनों में एक ही यूज होगी, लाइक फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसकी एक एक एग्जांपल सिंपल बनाते हुए आप लोगों के सामने है। अब हम देखेंगे नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है। यहां पे मैं हेल्पिंग वर्ब इनके लिख दूं जस्ट नॉट, नॉट। यहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे नॉट विल कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, लाइक इसकी डेफिनेशन क्या होगी। प्रेजेंट कंटिन्यू का नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, नॉट विल कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जिसकी एग्जांपल है सपोज यही, अली लाहौर नहीं जा रहा है। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे, अली हेल्पिंग वर्ब जो कि है इज, इसके बाद नॉट आ जाएगा, जो कि डेफिनेशन में है नॉट विल कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चूंकि हमारे इज एम आ रहा है, इसके बाद नॉट आ जाएगा, अली इज नॉट गोइंग टू लाहौर, दैट्स इट। इसको फॉलो करते हुए ये हो जाएगा नेगेटिव, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। अगर हम इसी सेंटेंस को लाते हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस में तो नेगेटिव को देखते हैं, नेगेटिव बनाने का तरीका क्या होगा। यहां भी सेम नॉट का वर्ड ही आएगा, यहां पे भी वही डेफिनेशन होगी जो हम यहां पे मेंशन की है, लाइक नॉट विल कम after the helping verb, not will come after the helping verb, जिसकी एक एग्जांपल जैसे यही है, अली लाहौर नहीं जा रहा था। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, अली हेल्पिंग वर्ब हमारे से वाज और वर्ड। ठीक है, अली वाज नॉट गोइंग टू लाहौर, दैट्स इट। ठीक है, तीनों चीजें यहां पे मौजूद है, एग्जाम्पल और उसकी डेफिनेशन। और हेल्पिंग वर्ब जो कि नॉट यूज हुआ है नेगेटिव बनाने के लिए, वो यहां पे एक्सप्लेन है। अगर हम देखें फ्यूचर कंटिन्यू टेंस को, तो यहां पे नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां पे दो हैं, जैसे कि विल बी और शैल बी। आएगा नॉट ही लेकिन इनके दरमियान में। ठीक है, लाइक विल नॉट बी या शैल नॉट बी।
तो हम इसको डेफिनेशन देंगे, नॉट विल कम एट द मिड ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। मिड कहते हैं दरमियान को, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे जो विल बी या शैल बी उसके दरमियान में आएगा, तो उसको डेफिनेशन देंगे, नॉट विल कम at the mid of the helping verb। तो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट आ जाएगा, जिसकी एक एग्जांपल देखेंगे, अली लाहौर नहीं जा रहा होगा। जिसको ट्रांसलेट करेंगे, अली विल नॉट बी गोइंग टू लाहौर। अली विल नॉट बी गोइंग टू लाहौर, ये नेगेटिव बन जाएगा। दोबारा एक दफा देखेंगे तीनों टेंसेस के नेगेटिव का तरीका। तीनों टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। तीनों टेंसेस में पहले दो टेंसेस जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यू है या पास्ट कंटिन्यू है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। जब हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यू को, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दो हैं, विल बी या शैल बी, तो उसके दरमियान में नॉट आएगा, लाइक विल नॉट बी या शैल नॉट बी। इस तरह ये नेगेटिव बनेगा। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव को, सवालिया को। इंटेरोगेटिव, यहां पे क्या है कि हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। यही अगर एक सेंटेंस है, क्या अली लाहौर जा रहा है, ये सेंटेंस है, क्या अली लाहौर जा रहा है, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगा इज अली गोइंग टू लाहौर एंड द क्वेश्चन मार्क। अगर हम देखें पास्ट में, तो इंटेरोगेटिव का तरीका का क्या होगा, सेम वही जो हमने पहले डिस्कस किया है कि हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। इसलिए मैं इसको इस तरह कर रहा हूं क्योंकि ये एक ही डेफिनेशन है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहां पे हेल्पिंग वर्ब अगर है वाज और वर, तो यही फिक्रा देखें, क्या अली लाहौर जा रहा था, क्या अली लाहौर जा रहा था, और इसका अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये बनेगा Was Ali going to Lahore? That's it। तो ये दोनों टेंसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें इंटेरोगेटिव एंड पे बयान किया गया। अब लास्ट वन है, क्योंकि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सवालिया करने के लिए भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब हमने नेगेटिव किया था तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के मिड में आया था। जब हमें सवालिया करना है तो फर्स्ट पार्ट हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा सब्जेक्ट से पहले आएगा। मिसाल के तौर पर जिसकी एग्जाम्पल डेफिनेशन के साथ ये है, first part of the helping verb
helping verb will come before the subject, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि यहां फ्यूचर कंटिन्यू में दो हेल्पिंग वर्ब है जो कि है विल बी या शैल बी। ठीक है, इसका पहला पार्ट जो है सवालिया बनाते हुए सब्जेक्ट से पहले आएगा। मिसाल के तौर पर यही फिक्र है, क्या अली लाहौर जा रहा होगा? तो हम इसको करेंगे विल अली बी गोइंग टू लाहौर एंड क्वेश्चन मार्क। विल अली बी गोइंग टू लाहौर एंड क्वेश्चन मार्क। ये कंटिन्यू के भी टेंस कंप्लीट हो चुके हैं जो कि प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने है जिसको मैं एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यू है तो इज कंटिन्यू होगा, इज कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू कहलाएगा, वर्क कंटिन्यू है तो वो पास्ट कंटिन्यू कहलाएगा, विल कंटिन्यू है तो वो फ्यूचर कंटिन्यू होगा। ये तीनों की डेफिनेशन मैंने हाईलाइट कर दी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर इज एम आर है तो वो प्रेजेंट के हैं, वाज वर है तो वो पास्ट कंटिन्यू है, अगर विल बी या शैल बी है तो वो फ्यूचर कंटिन्यू है। फॉर्म ऑफ वर्ब तीनों में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही यूज होता है, जिसकी एग्जांपल यहां में बयान की गई है। जब हमने नेगेटिव करना है तो दो टेंसेस जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू, नेगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपल नोट लगाया जाएगा जिसकी डेफिनेशन और एग्जांपल बयान की गई है। अगर हम देखते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में चूंकि हमारे हेल्पिंग वर्ब दो हैं जैसे कि विल बी या शैल बी, तो इनके दरमियान में मिड में नॉट इस्तेमाल हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, जिसकी एग्जांपल बयान की गई है नॉट विल कम एट द मिड ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। जिसको आसान अल्फाज में देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब अगर है विल बी या शैल बी तो इनके दरमियान में नॉट आएगा, लाइक विल नॉट बी या शैल नॉट बी। सवालिया करें तो यहां पे भी सेम है कि हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा जिसकी डेफिनेशन एग्जांपल यहां पे मौजूद है। पास्ट में देखें तो यहां पे भी सेम है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। जबकि फ्यूचर कंटिन्यू में देखें तो जैसे पहले एक्सप्लेन किया है कि दो है हेल्पिंग वर्ब, तो फर्स्ट पार्ट हेल्पिंग वर्ब का पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के और बाकी सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे तो इसको रिमूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। दो टेंसेस कंप्लीट हो चुके, दो टेंसेस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इंडेफिनिट को देख रहा हूं और कंटिन्यू को देख रहा हूं क्योंकि पार्ट वाइज नहीं मैं देख रहा, मैं सिर्फ उसको देख रहा हूं। अब आते हैं इसकी जो है ना परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का लफ्ज अगर देखा जाए तो हम यूज करते हैं मुकम्मल के लिए। ठीक है, तो हम इसी चीज को देखते हुए आगे चलेंगे कि परफेक्ट मुकम्मल जो है एक वर्ड प्रेजेंट में कैसे उसको देखा जाएगा, पास्ट में कैसे देखा जाएगा और फ्यूचर में कैसे देखा जाएगा। ओके, अगर हम इसकी पहचान देखेंगे तो इसकी पहचान होगी द वर्ड कार्ड एक्शन विच कंप्लीट द
the work or action which complete in present। कोई काम या कोई एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट होता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहां पे मैंने हाईलाइट कर दिया कंप्लीट। यहां पे रिकॉग्नाइजेशन द वर्क और एक्शन which completed in past, call it past perfect tense। The work or action which will complete it in future, call it future perfect tense। तीन चीजें हैं जनाब, एक है complete in present तो वो है present perfect tense, completed in past तो वो past perfect tense है, will completed in future, सॉरी यहां पे completed का वर्ड नहीं आएगा, complete का आएगा। फ्यूचर में जब हमने देखना है दी वर्क और एक्शन विच विल कंप्लीट इन फ्यूचर तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तीन चीजें आपके सामने हैं। नंबर वन है कंप्लीट, कंप्लीटेड, विल कंप्लीट। तीन वर्ड्स के साथ तीन टेंसेस आपके सामने हैं। इसके बाद इसमें आएगा फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तीनों टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगा। फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड। अब है हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पे आएगा हैज और हैव। अब ये बिल्कुल वैसे ही है, ही शी इट या किसी नेम के साथ हैज आएगा, बाकी सबके साथ हैव। ही शी इट या किसी नेम के साथ हैज आएगा, बाकी सबके साथ हैव। अगर हम देखें पास्ट परफेक्ट में तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड। जो कि सबके साथ ही यूज होगा। अगर हम देखें हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट में तो विल हैव या शैल हैव। ये वही चीज है, विल किसके साथ और शैल किसके साथ यूज होगा। तो सिंपल बनाने के लिए ये तीन चीजें आपके सामने हैं जिसको दोबारा आप लोगों के सामने रखा जाएगा, जिसमें कंप्लीट इन प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, कंप्लीटेड इन पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट होगा, विल कंप्लीट इन फ्यूचर है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब तीनों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वहां पे हैज और हैव होगा, अगर पास्ट परफेक्ट है तो वहां पे हैड होगा, अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो वहां पे विल हैव या शैल हैव यूज होगा। जिसकी एक एग्जांपल देखेंगे। मैं काम खत्म
सपोज ये सेंटेंस आपके सामने है, मैं काम खत्म कर चुका हूं। इसको ट्रांसलेट करेंगे आई। अब हमारा ये था ही शी इट या किसी नेम के साथ हैज आएगा, बाकी सब के साथ हैव आएगा, इसलिए यहां पे वर्ड है आई, इसलिए हम यूज करेंगे हैव। आई हैव खत्म, फिनिश बोलते हैं। आई हैव फिनिश्ड। अब ये देखिए फिनिश क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट है, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड और थर्ड, हमने यूज करना है थर्ड, इसलिए ईडी लगाने के साथ फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड काम की वर्क, तो ये बन जाएगा आई हैव फिनिश्ड वर्क, जिसमें तीनों चीज मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब यही सेंटेंस अगर यहां पे देखें तो इसी सेंटेंस को देखेंगे, मैं काम खत्म कर चुका था, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इसके मुताबिक, जैसे कि है आई और हेल्पिंग वर्ब हमारे थे हैड, इसलिए हम करेंगे आई हैड फिनिश्ड वर्क, दैट्स इट। इसी तरह यहां पे देखेंगे तो ये सेंटेंस देखेंगे, हम बनाएंगे मैं काम खत्म कर चुका हूंगा। सपोज ये सेंटेंस है, मैं काम खत्म कर चुका हूंगा, तो हम इसको देखेंगे आई, यहां पे कोई चीज होगी विल हैव या शैल हैव, ठीक है। जैसे कि हैव यहां पे होगा तो यहां पे यूज होगा आई विल हैव या शैल हैव भी यूज कर सकते हैं। सपोज जो है ना, हम शैल को यूज कर विल को यूज कर लेते हैं, आई विल हैव फिनिश्ड वर्क, तो यहां पे आ गया आई विल हैव फिनिश्ड वर्क, ठीक है। यहां पे शेल का वर्ड भी यूज किया जा सकता है। तो सिंपल बनाने के लिए ये तमाम चीजें आपके सामने हैं जो एक्सप्लेन की जा चुकी है, वन बाय वन विद एग्जांपल एंड डेफिनेशन, हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसके बाद है नेगेटिव बनाने का तरीका। कि नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है। सिंपल है कि हमने नॉट यूज करना है, जो कि यहां पे लिख दिया जा रहा है। तो डेफिनेशन क्या करेंगे, नॉट विल कम आफ्टर दी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे हैं हैज और हैव, इसके बाद हमने नॉट इस्तेमाल करना है। डेफिनेशन ये है, नॉट विल कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, जिसकी एक एग्जांपल देखेंगे। इसी को देखें, मैं काम खत्म नहीं कर चुका। मैं काम खत्म नहीं कर चुका हूं। सपोज ये एक सेंटेंस है, हम अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि बनता है हैव। आई हैव नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। आई हैव नॉट फिनिश्ड, आई हैव नॉट फिनिश्ड वर्क, ठीक है, दैट्स इट। नेगेटिव बनाने के लिए अगर हम इसी को उठा के यहां पे देखें नेगेटिव बनाने के लिए, तो यहां पे भी सेम वही चीज है कि नॉट इस्तेमाल होगा। तो वही एग्जांपल और डेफिनेशन हम यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि यहां पे है, नॉट विल कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब।
नॉट विल कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि ये सेंटेंस है, मैं काम खत्म नहीं कर चुका था, तो इसको देखा जाएगा आई हैड नॉट फिनिश्ड वर्क, दैट्स इट। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखें तो नेगेटिव बनाने का तरीकाकार क्या होगा? चूंकि यहां पे भी दो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि विल हैव और शैल हैव, तो यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया कि नॉट इनके दरमियान में आएगा, मिड में आएगा, जिसकी डेफिनेशन पहले भी एक्सप्लेन की गई है। नॉट विल कम at the mid of the helping verb, कि helping verb not जो है वो helping verb के mid में आ जाएगा। जैसे कि यहां पे मौजूद है यही सेंटेंस, मैं काम खत्म नहीं कर चुका हूंगा। तो हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के मिड में आएगा नॉट, जैसे कि है आई विल नॉट हैव फिनिश्ड वर्क, दैट्स इट। दोबारा से इसको देखा जाए तो तीनों टेंसेस में पहले दो टेंसेस में जो कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट है, तो वहां पे नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ हैज और हैव, उसके बाद नॉट लगेगा तो वो बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसकी एग्जांपल और डेफिनेशन बताई गई है। यहाँ पे भी सेम है कि नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और यहाँ पे भी डेफिनेशन और एग्जांपल बताई गई है। जबकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हमने नॉट करना है, नेगेटिव करना है, तो नॉट का वर्ड तो आएगा ही, बट हेल्पिंग वर्ब के मिड में आएगा, दरमियान में आएगा। जैसे कि है विल हैव हेल्पिंग वर्ब है तो इनके दरमियान में आएगा नॉट विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, जिसकी डेफिनेशन और एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। अब आते हैं सवालिया की तरफ, इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव की तरफ जब हमने बात करनी है तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव करना है तब उसकी डेफिनेशन क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे हैं हैव और हैज, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये सेंटेंस है, क्या मैं काम खत्म कर चुका हूं? तो इसको हम देखेंगे ट्रांसलेट करते हुए, जैसे कि हमने कहा था इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैव आई फिनिश्ड वर्क एंड द क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहां पे देखें पास्ट परफेक्ट में, तो यहां पे भी सेम चीजें हैं। सेम डेफिनेशन है कि हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट।
चूंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक ही है, जस्ट हैड, इसलिए हम सवालिया करते हुए हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे सब्जेक्ट के, जो कि है हैड। इसी से टेंस को देखें, क्या मैं काम खत्म कर चुका था, तो इसको एक्सप्लेन करते हुए, ट्रांसलेट करते हुए होगा हैड आई फिनिश्ड वर्क एंड क्वेश्चन मार्क। ये दोनों चीजें सामने। अब लास्ट पे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसका इंटरोगेटिव करते हुए first part of the helping verb will come before the subject. First part of the helping verb will come before the subject. हेल्पिंग वर्ब जो कि दो है यहाँ पे, विल हैव या शैल हैव, उसका पहला हिस्सा इंटरोगेटिव करते हुए सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, जिसकी एग्जांपल बयान करेंगे। क्या मैं काम खत्म कर चुका हूंगा। इसको जब इंटरोगेटिव करना है तो ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, विल I have finished work and question mark। ये तीनों टेंसेस आपके सामने है परफेक्ट के, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और इसको रिमूव करने से पहले एक दफा तमाम चीजें आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर की जाएंगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों में फर्क क्या है? तो जो चीज हाईलाइट की गई है प्रेजेंट में है तो वो कंप्लीट है, कंप्लीट इन प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। कंप्लीटेड ईडी लगेगा, कंप्लीटेड इन पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट है। विल कंप्लीट है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगी। ये तीनों में डिफरेंस है। इसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब तीनों में सेम होगी, लाइक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तीनों टेंसेस में एक ही फॉर्म यूज होगी जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तीनों में डिफरेंट है। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, पास्ट में है हैड, फ्यूचर में है विल हैव या शैल हैव। सिंपल बनाने के लिए एग्जांपल और तीनों चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। जब हमने नेगेटिव करना है तो सिर्फ पहले दो टेंसेस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपल हमने नोट लगा देना है जिसकी डेफिनेशन और एग्जांपल बयान की गई। जब हमने फ्यूचर का नेगेटिव बनाना है तो नोट वहां पे भी यूज होगा, क्योंकि वहां पे दो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव या शैल हैव, इसलिए नोट उनके दरमियान में यूज होगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। इसी तरह सवालिया अगर तीनों टेंसेस का देखा जाए तो यहाँ पे पहले दो टेंसेस में, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में, पहले दो में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगेगा। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट में तो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। मतलब कि सब्जेक्ट पहला हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, पहला हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा और बाकी एज इट इज यूज ओवर एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसको रिमूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
लास्ट टेंस की तरफ आते हैं तो इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब ये थोड़ा सा जरा चेंज है जिसमें आपकी अटेंशन जरूरी है। अब इसमें बेसिकली ना टाइम का जिक्र होता है, एक होता है एग्जैक्ट टाइम, एक होता है विदाउट एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, जिसमें आप मुकम्मल टाइम कर दिया जाता है टाइम का, ठीक है, ये यहां पे डिस्कस होगा। अब यहां पे ये है इसकी पहचान, the word or action which start in present with exact time or without exact time but still continue in present call it present continue tense। मैं explain करता हूं। the work or action which continue with exact time or without exact time in present कॉल प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। इसको और आसान कर दें, कोई काम या कोई एक्शन प्रेजेंट में, कोई काम या कोई एक्शन जो एग्जैक्ट टाइम में हो या विदाउट एग्जैक्ट टाइम में हो, वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहलाता है। कोई काम या कोई एक्शन एग्जैक्ट टाइम या विदाउट एग्जैक्ट टाइम में कंटिन्यू है प्रेजेंट में तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहलाता है। अगर हम देखें पास्ट कंटिन्यू टेंस को, the verb or action which continuing in past the verb or action which continue with exact time or without exact time in past call it past continuous tense। दोनों में फर्क ये है कि टाइम का जिक्र तो लाजमी होगा ना, वो एग्जैक्ट टाइम का हो या विदाउट एग्जैक्ट टाइम का, ठीक है, टाइम का जिक्र लाजमी होगा। अगर वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो जाएगा, लेकिन टाइम का जिक्र लाजमी होगा उसमें। अगर वो पास्ट परफेक्ट में है, वो पास्ट में कंटिन्यू था, ठीक है, टाइम का जिक्र लाजमी होगा साथ, ठीक है, जैसे कि होता है कि the verb or action which continue with exact time or without exact time call it past perfect continue tense। अगर हम यहां पे देखें future continue tense में the verb or action which will continue
with exact time or without exact time, in future, call it future कंटिन्यू टेंस। तो तीन चीजें यहाँ पे हैं। नंबर वन है टाइम का जिक्र तो लाजमी होगा तीनों टेंसेस में। अगर टाइम का जिक्र नहीं होगा तो वो फ्यूचर तो वो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस नहीं कहलाएगा। टाइम का जिक्र लाजमी होगा। अगर एग्जैक्ट टाइम या विदाउट एग्जैक्ट टाइम प्रेजेंट में काम जारी है तो वो प्रेजेंट है। अगर फ्यूचर में टाइम के साथ वो जारी था तो वो पास्ट कहलाएगा। फ्यूचर में टाइम का जिक्र साथ है और वो जारी हो रहा होगा, ठीक है, तो वो फ्यूचर कहलाएगा। अब इसमें सिंपल बनाने के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होगा। तीनों में सेम होगा, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जहां जहां पे कंटिन्यू का वर्ड आएगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगेगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहां पे होगा प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन या हैज बीन। हैव बीन या हैज बीन इस्तेमाल होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। एक चीज हो रहा है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है टाइम का, ठीक है। अगर एग्जैक्ट टाइम है तो उसके लिए सिंस इस्तेमाल होगा। अगर विदाउट एग्जैक्ट टाइम है तो उसके लिए फॉर इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर कि पाकिस्तान 1947 को वजूद में आया, ठीक है, ये मेंशन कर दिया गया, ठीक है, सिंस आएगा। अगर हम कहें वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, कौन से 2 घंटे? सुबह के, शाम के, दोपहर के, कल के, आज के, वी डोंट नो, फॉर का वर्ड होगा। बारिश हो रही है सुबह से, ठीक है, सुबह एग्जैक्ट बता दिया हमने, इसलिए सिंस का वर्ड होगा। इसलिए ये चीजें आपके सामने हैं कि सिंपल बनाने के लिए क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपकी डेफिनेशन है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, देन हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये रूल है। यहां पे भी ऐसे ही है, फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा और हेल्पिंग वर्ब had been। यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? will have been या shall have been। ओके, सिंस और फॉर सेम होगा तीनों में। 4 चीजें हैं जो आप लोगों के सामने हैं। नंबर 1 डेफिनेशन है जो तीनों में बयान की गई है सिंपल बनाने के लिए। सेकंड नंबर पे फॉर्म ऑफ वर्ब है जो तीनों में सेम यूज होती है, लाइक फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब तीनों में चेंज है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वहां पे हैव बीन या हैज बीन होगा। अगर पास्ट परफेक्ट है तो वहां पे हैड बीन होगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो वहां पे विल हैव बीन या शैल हैव बीन यूज होगा। और यहां पे रूल इस्तेमाल होगा सिंस और फॉर का तीनों टेंसेस में, ठीक है। इसलिए वो बताया गया है कि अगर एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस होगा, विदाउट एग्जैक्ट टाइम है तो फॉर होगा तीनों टेंसेस में। अब सिंपल बनाने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें 2 घंटे से बारिश हो रही है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना
कि हो रही है क्या, यहाँ पे है कि कंटिन्यू तो नहीं कहलाता, क्योंकि यहाँ पे मैंने बार बार बताया कि यहाँ पे टाइम का जिक्र जरूर होगा। जब टाइम का जिक्र होगा इमीडिएटली आपके जहन में आ जाएगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यू का टेंस है। ठीक है, अगर हम इसी को ट्रांसलेट करें तो ये होगा रेन। अब यहां पे वही चीज है, हैव बीन और हैज, हैव और हैज किस किस के साथ लगेगा। जैसे कि यहां पे ही शी इट या कोई नेम है तो इसमें हैज आएगा। रेन हैज ये होने की इंग्लिश की it has been raining for 2 hours. ओके, ये देखिएगा यहाँ पे 2 घंटे से बारिश हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पे फॉर इसलिए यूज हुआ क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता कि सुबह के, शाम के, दोपहर के कौन से 2 घंटों में बारिश हो रही है। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को हम यहाँ पे देखें, 2 घंटे से बारिश हो रही थी। ठीक है, तो यहां पे करेंगे इट हैज, सॉरी यहां पे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे हैं हैड बीन, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का आएगा। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। ओके, अगर यहां पे हम सिंपल बनाने के लिए करें तो 2 घंटे से बारिश हो रही होगी। ओके, यहां पे करेंगे इट विल हैव बीन raining for 2 hours। ये सिंपल बनाने के लिए है, जिसमें एग्जाम्पल और डेफिनेशन रूल तमाम डिस्कस किया जा चुका है। अब इसके बाद देखेंगे हम कि नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है। नेगेटिव बनाने के लिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नॉट यूज होगा, जैसे कि यहां पे भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इनके मिड में आएगा। वही डेफिनेशन कोट करेंगे, नॉट विल कम एट दी mid of the helping verb, कि helping verb के mid में आ जाएगा not, जैसे कि है have been तो इनके दरमियान में आ जाएगा not। एग्जाम्पल, 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही है। दो घंटे से बारिश नहीं हो रही है तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 hours। दैट्स इट। अगर हम इस टेंस की तरफ आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो नेगेटिव बनाने के लिए वही चीज नॉट का ही इस्तेमाल होगा,
क्योंकि यहाँ पे भी दो हेल्पिंग वर्ब है जैसे हैड बीन है, इनके दरमियान में भी आएगा, तो यही डेफिनेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, जो कि है नॉट विल कम एट द मिड ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि ये है 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 hours, दैट्स इट। यहां पे करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब चूंकि 3 है, इसलिए हम यहां पे नॉट का वर्ड होगा। पहले हम इसको करेंगे कि आफ्टर, नॉट विल कम आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां पे 3 है, विल हैव बीन, इसलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट, जो कि बनेगा विल नॉट हैव बीन। नॉट विल कम after the first part of the helping verb। अगर इसको ट्रांसलेट करें तो होगा 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही होगी, ये हो जाएगा इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 hours। तो ये हो गया इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 hours, ये नेगेटिव हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ये अभी 2 चीजें हुई हैं, एक सिंपल बनाने के लिए, दूसरा नेगेटिव बनाने के लिए। और चूंकि जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं आपको ज्यादातर एक्सप्लेन करूंगा ऑरली। सवालिया बनाने के लिए तीनों टेंसेस में क्या करते हैं, जैसे कि ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, तो सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, का पहला हिस्सा सब्जेक्ट से पहले आएगा। जैसे कि हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव बीन या हैज बीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब है जो कि बनता है हैव या हैज, सवालिया बनाने के लिए वो पहला हिस्सा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, जिसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अगर यही एक सेंटेंस है, हैज इट बीन रेनिंग for 2 hours, यहां भी सेम ऐसे है। जब सवालिया करेंगे हम इसको, तो यहां पे भी चूंकि हेल्पिंग वर्ब 2 है, इसलिए यहां पे भी वही चीज जो हमने पिछले टेंस में यूज की है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब will come before the subject, ठीक है। कि जब सवालिया करना है तो हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड बीन है, पहला हिस्सा जो कि बनता है हैड, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो ये बनेगा हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 hours। यहां पे जब आपने इंटेरोगेटिव करना है तो यहां पे जब सवालिया करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का, क्योंकि यहां पे 3 हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए पहला जो हेल्पिंग वर्ब है वही हमने उठाना है जो सब्जेक्ट से पहले आएगा, जो कि बनेगा विल इट have been
raining for 2 hours और एंड पे क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। ये तीनों आपके टेंसेस कंप्लीट हैं और लास्ट में इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि आप कैसे इसको किया जाएगा। तो 3 हमारे टेंसेस थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब इसमें पहचान हमारी क्या थी कि प्रेजेंट परफेक्ट में ये थी कोई काम या कोई एक्शन जो एग्जैक्ट टाइम या विदाउट एग्जैक्ट टाइम में कंटिन्यू है प्रेजेंट में, वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई काम या कोई एक्शन पास्ट में एग्जैक्ट टाइम या विदाउट एग्जैक्ट टाइम में कंटिन्यू था तो वो क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर में देखा जाए कोई काम या कोई एक्शन जो फ्यूचर में एग्जैक्ट टाइम या विदाउट एग्जैक्ट टाइम में हो रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब उसमें उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होती है। तीनों टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही इस्तेमाल होती है। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में देखें तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन या हैज बीन। अगर पास्ट परफेक्ट में देखें तो वहां पे है हैड बीन। अगर फ्यूचर परफेक्ट में देखें तो वहां पे बनते हैं शैल हैव बीन या विल हैव बीन। रूल यहाँ पे तीनों में यूज होगा, एग्जैक्ट टाइम के साथ सिंस लगेगा और विदाउट एग्जैक्ट टाइम के साथ फॉर लगेगा, जिसकी सिंपल बनाने के लिए तीनों टेंसेस में डेफिनेशन रूल ईच एंड एवरीथिंग एग्जांपल के साथ मेंशन है। जब नेगेटिव करेंगे तो नॉट आ जाएगा, क्योंकि पहले 2 टेंसेस में 2 हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए उनके दरमियान में नॉट आएगा। अगर देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो वहां पे हैव बीन या हैज बीन है, उनके दरमियान में नॉट आ जाएगा, तो वो फिक्रा कंप्लीट होगा, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। पहले दोनों जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में ऐसे ही नेगेटिव का तरीका बताया गया। जब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब चूंकि 3 है, इसलिए नॉट विल कम आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके 3 है, जैसे शैल या विल, हैव, बीन। तो फर्स्ट पार्ट जो कि बनता है हैव, शैल या विल, उसके बाद नॉट आ जाएगा और एज इट इज कंटिन्यू होगा। जब हमने सवालिया करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का तो वहां पे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब है जो कि बनता है हैव या हैज, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा दोनों टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यू में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। जबकि हमने बात करनी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, तब हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, तो 3 में से जो पहला हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, लाइक विल है या शैल है, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और वर्ड शुरू होगा। थैंक यू। ओके।